भूतभौतिकसृष्टेः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। स च अभावश्चतुर्विधः। अनुपलब्धि प्रमाण का निरूपण हुआ। इस प्रमाण का प्रमेय है अभाव, तो अभाव का भी निरूपण आवश्यक है। तो अभाव चार प्रकार का होता है। चतुर्विधः: प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यंताभावः, अन्योन्याभावश्च। यह चार प्रकार है। अब प्रागभाव का निरूपण करते हैं। प्रागभाव तत्र मृत्पिंडादौ कारणे कार्यस्य घटादेः उत्पत्तेः पूर्वं यः अभावः सः प्रागभावः। सामान्यतः हम कहेंगे प्राक किसी वस्तु का प्राक अभाव माने उत्पत्ति के पहले का अभाव। उत्पत्ति के पहले वह वस्तु था नहीं, नाश के बाद वह वस्तु रहेगा नहीं। तो उत्पत्ति के पूर्व का जो अभाव है वह प्रागभाव। लेकिन ऐसा कहना उतना ठीक नहीं, क्योंकि जो घट अभी है घर में, यह घट उत्पन्न होने के पहले तो इस घर में नहीं था। इस घट की उत्पत्ति के पूर्व क्या वह घट आपके घर में था? नहीं। तो यह तो उत्पत्ति के पूर्व वाला अभाव है उस घट का, किंतु यह प्रागभाव नहीं, यह उसका अत्यंताभाव ही है। हाँ, तो प्रागभाव और अत्यंताभाव में यह भेद है। प्रागभाव उस वस्तु के उत्पत्ति अधिकरण अर्थात समवाय कारण अथवा उपादान कारण जो कहते हैं, जिसे कहते हैं, उस उपादान कारण में ही रहता है उसका प्रागभाव, अन्यत्र कहीं नहीं। सांख्यों का ही मत हो गया, नैयायिकों का भी यही मत है। नैयायिकों का भी यही मत है। घट का प्रागभाव केवल उसके उपादानभूत कपाल में ही रहता है, अन्यत्र नहीं। तो उत्पत्ति के पूर्व उसका अभाव तो सर्वत्र हो सकता है, किंतु सर्वत्र प्रागभाव नहीं। तो प्रागभाव केवल प्रतियोगी के समवाय कारण में ही रहता है, अन्यत्र नहीं। तो इसीलिए प्रागभाव का लक्षण करते समय थोड़ा परिष्कार करना पड़ता है। कहते हैं तत्र मृत्पिंडादौ कारणे, उपादान कारण को लेना है कारण शब्द से। कार्यस्य घटादेर उत्पत्तेः पूर्वं यः अभावः, तो उपादान कारण में कार्य के उत्पत्ति के पूर्व में जो कार्य का अभाव है वह अभाव है प्रागभाव। अब भूतल में घट नहीं है, वो तो अत्यंताभाव ही है। घट उत्पत्ति के पूर्व में भी घट का अभाव अत्यंताभाव है। घट का नाश हो जाने के बाद भी घर में उसका घट अभाव जो है वह अत्यंताभाव है। घट के रहते समय भी घट को इधर से उठा करके वहां रख दिया, तो यहाँ पर उसका जो अभाव है वह अत्यंताभाव है। वह प्रागभाव, ध्वंस इत्यादि नहीं, वह केवल अत्यंताभाव है। इसका देखिए उदाहरण, घटो नास्ति ऐसा यदि प्रतीति है तो इस नास्ति प्रतीति का विषय है अत्यंताभाव। भविष्यति इस प्रतीति का विषय है प्रागभाव। नष्टः इस प्रतीति का भाव है प्रध्वंसाभाव। ठीक है। अत्र घटो भविष्यति, उसमें थोड़ा अड़चन है, क्योंकि घर में घटः भविष्यति ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन घट में प्रागभाव नहीं। नैयायिक मत में घट का प्रागभाव तो उसके उपादान कारण में ही केवल रहता है, अन्यत्र कहीं नहीं। अन्यत्र भविष्यति माने वह अत्यंताभाव ही है। सच भविष्यति इति प्रतीति विषयः सः प्रागभावः भविष्यति इस प्रतीति का विषय है। घटो भविष्यति, इसका अर्थ है घट का प्रागभाव वर्तमान है। भविष्यति का प्रभाव न, अभी घट का प्रागभाव है कहने के लिए घटो भविष्यति कहेंगे।
कब आप घटो भविष्यति ऐसा कहेंगे? ऐसा व्यवहार नहीं है। हाँ, जब घट नहीं है तब नहीं कह सकते, क्योंकि आपको भविष्य तो भावी काल का है, वर्तमान जब नहीं निश्चित होगा। हो जाता है भावी काल में घट होगा, अर्थात घट उत्पत्ति सामग्री सामने है तो घटो भविष्यति। अथवा आप निर्माणाधीन है। हाँ, अनुमान निर्माणाधीन है। अथवा हाँ, अथवा जब आप अनुमान से निश्चित कर लिए कल होना चाहिए, यहाँ घटा आना चाहिए, तब जा करके आज भविष्यति कह सकते हैं। तो घट की भविष्यता माने घट अग्रिम काल में, भविष्यत काल में यहाँ अवश्य होगा, यह निश्चित होने पर उसके पूर्व का अभाव प्रागभाव हो सकता है। ठीक है। सच भविष्यति इति प्रतीति विषय हो गया। तत्रैव माने कारणे एव, प्रध्वंसा भाव भी कारण में ही रहता है, उपादान कारण में ही, अन्यत्र नहीं। भूतले घटोध्वस्तः, तो भूतल में घटध्वंस नहीं है, घटध्वंस है घट के टुकड़ों में, अवयवों में, भूतल में नहीं। तो परंपरा आप भूतल में उसका व्यवहार करते हैं, इसी भूतल पर घट का ध्वंस हुआ था यहीं पर रावण का वध हुआ तत्रैव घटस्य मुद्गरपातानन्तरं यः अभावः सः ध्वंसाभावः, प्रध्वंसाभाव। मुद्गरपात हो गया तो आप घट का कारण वही है, तो यहाँ पर घट का जो अभाव है इसको हम प्रध्वंसाभाव कहेंगे। हाँ, अब नैयायिकों के साथ इनका थोड़ा मतभेद आ जाता है। नैयायिक कहता है सादिहि अनंतः प्रध्वंसः, तो प्रध्वंस अभाव का आदि तो है, उत्पत्ति है, लेकिन अंत नहीं है। एक बार विनाश हो गया तो विनाश स्थिर रह जाएगा, उस विनाश का पुनः विनाश नहीं संभव है, तो वह अनंत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ कहते हैं ध्वंसस्यापि स्वाधिकरण कपाल नाशे नाश एव। घट का ध्वंस हुआ, क्या हो गया? अब टुकड़े टुकड़े 10-15 टुकड़े हैं, तो इन टुकड़ों में घट का ध्वंस है। जब इन टुकड़ों को फिर से मुद्गरपात से चूर्ण कर देगा तब क्या होगा? उन टुकड़ों में जो ध्वंस रहा उस ध्वंस का भी विनाश हो जाएगा। डबल ध्वंस। हाँ तो घट का, जहां पर ऐसा देखिए, नारियल फोड़ा 2 टुकड़ों में आ गया, तो नारियल का तो ध्वंस हुआ, तो वह 2 टुकड़ों में है। अब इन टुकड़ों में फिर से टुकड़ा कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? पहले जो ध्वंस हुआ वो ध्वंस भी अभी नष्ट हो गया, अब दूसरा ध्वंस आ गया। ध्वंस का अधिकरण जब नष्ट हो जाता है तो ध्वंस रहेगा कहाँ? इसलिए उसको भी नष्ट होना ही है। टुकड़ों को ध्वंस करने पड़ेगा। हाँ, अभी तो टुकड़ों का ध्वंस है, 2 टुकड़ों का ध्वंस इन टुकड़ों में है, अनेक टुकड़ों में, उनका भी चूर्ण कर दिया तो उनका वहां भी ध्वंस का ध्वंस हो जाएगा। तो यही कहते हैं ध्वंसस्यापि ध्वंसाधिकरण कपाल नाशे नाश एव घट ध्वंसस्यापि। तो नैयायिक के समान नहीं। तब नैयायिक एक प्रश्न करेगा, न च घटोन्मज्जनापत्ति, घट का ध्वंस जो है उस ध्वंस का ध्वंस होने पर फिर से घट आ जाएगा कि नहीं? घट नहीं है ऐसा कहने पर घटाभाव है, यह अर्थ है। तो घटाभाव का जब आप निषेध करेंगे, घटाभाव नहीं है यहाँ, तो घट आ जाएगा उधर। तो घट का जो अभाव है उस अभाव का अभाव है तो घट आ जाएगा। तो उसी तरह घट का जो नाश है उस नाश का नाश हो जाने पर फिर से घट आ जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं, घट को फोड़ दिया तो कपाल बना, कपाल को भी फोड़ दिया, अब घट आ जाता है क्या? तो घट ध्वंस का ध्वंस तो हुआ लेकिन घट आया नहीं। आप कैसे घट ध्वंस का ध्वंस मान रहे हैं? घट ध्वंस का ध्वंस हो जाने पर घट को आ जाना चाहिए, ये प्रश्न है। उत्तर दे रहे हैं घट ध्वंस ध्वंसस्यापि घट प्रतियोगिक ध्वंसत्वा।
घट का जो प्रथम प्राथमिक ध्वंस हुआ वह जैसे घट प्रतियोगिक ध्वंस है, उसी तरह उसका जो ध्वंस है, उस ध्वंस का ध्वंस, वह घट ध्वंस का भी ध्वंस है, घट का भी ध्वंस है। ओहो, ये दोनों का ध्वंस है। घट प्रतियोगिक ध्वंस भी है। प्रथम ध्वंस में घट ध्वंस नहीं हुआ, वो तो केवल घट मात्र प्रतियोगिक ध्वंस है, घट ध्वंस का ध्वंस नहीं। लेकिन घट ध्वंस का जब ध्वंस हुआ तब यह ध्वंस केवल घट ध्वंस का ही नहीं, घट का भी है। तो प्रथम में घट ध्वंस हो चुका है, ठीक है। उस घट ध्वंस का अब दूसरी बार ध्वंस ये तो दूसरी बार हो रहा है। लेकिन घट ध्वंस का जो ध्वंस है वह घट ध्वंस भी होता है, घट ध्वंस भी होता है। घट ध्वंस तो पहले हुआ। हाँ, घट ध्वंस इसमें भी घट प्रतियोगिकत्व मान रहे हैं। इस ध्वंस का भी घट प्रतियोगी बनता है। अब इसके आगे जितने भी ध्वंस होंगे सभी ध्वंसों का वह घट प्रतियोगी बने। तो इसलिए तो घटोध्वस्त ही कहेंगे। घट ध्वंस का ध्वंस हो जाने पर भी घट ध्वस्त ही, वो फिर से नहीं आएगा। तो घट प्रतियोगी का ध्वंस वह भी प्रथम प्राथमिक ध्वंस भी था। अभी जो यह दूसरा ध्वंस हुआ ये भी घट प्रतियोगी का ध्वंस है। इस ध्वंस का भी घट प्रतियोगी होता है, इसीलिए यह घट ध्वंस भी है। इसमें अधिक प्रतियोगी है। इस ध्वंस का घट ध्वंस भी प्रतियोगी है, घट भी प्रतियोगी है। इसलिए घट ध्वंस का भी ध्वंस हुआ है, घट का भी ध्वंस है वहां, इसलिए फिर से घट नहीं आ जाता। इसको दोष निवारण के लिए ऐसा कहा। घट ध्वंस ध्वंसस्यापि घट प्रतियोगिक ध्वंसत्वात्। घट ध्वंस में स्टेजेस है। एक ध्वंस केवल घट ध्वंस है, दूसरा ध्वंस घट ध्वंस भी है, घट ध्वंस भी है। अच्छा, ऐसा मानने में प्रमाण क्या है? क्यों ऐसा मान रहे हैं? तो एक उत्तर दे रहे हैं, अन्यथा ऐसा यदि नहीं मानते तो आपत्ति दे रहे हैं। प्रागभाव ध्वंसात्मक घटस्य नाशे प्रागभावोन्मज्जनापत्ति ही। नैयायिक मत में ऐसा एक मत है, घट का जो प्रागभाव है वह अनादि ही शांतः प्रागभाव, अनादि है, आदि नहीं है, लेकिन अंत तो है। अंत कब हो जाता है? जब घट उत्पन्न हो जाता है तो उसका प्रागभाव नष्ट हुआ। घट उत्पन्न होने के बाद प्रागभाव नष्ट नहीं हुआ, घट के साथ ही प्रागभाव नाश है। घट एक क्षण में उत्पन्न हुआ तो तब प्रागभाव रहा, उसके बाद दूसरे क्षण में उसका प्रागभाव नष्ट हुआ, ऐसी बात नहीं। युगपत। तो वहां पर घट के जो कारण कलाप है, उत्पादक सामग्री, वह सामग्री दो कार्यों को उत्पन्न करती है, घट और घट प्रागभाव ध्वंस। तो यहाँ पर एक नैयायिकों का ऐसा मत है, यह घट प्रागभाव का ध्वंस घट से अलग नहीं, घटात्मक है। घट प्रागभाव ध्वंस ये दोनों अलग दो नहीं, एक ही है। तो घट प्रागभाव की निवृत्ति घटात्मक मानते हैं। अब इस मत में घट का जब मुद्गरपात से ध्वंस हो जाएगा तो घटात्मक प्रागभाव ध्वंस का भी ध्वंस हो ही गया, होगा कि नहीं? जब घट है अपने प्रागभाव का ध्वंसात्मक, तो उस घट का जब ध्वंस होगा मुद्गरपात से, तब प्रागभाव ध्वंस का ध्वंस हो ही गया। लेकिन प्रागभाव ध्वंस का ध्वंस होने पर क्या घट प्रागभाव पुनः उज्जीवित हो जाता है? नहीं, वो जो गया गया है, फिर नहीं आता है। क्यों? कैसे? तो कहना पड़ेगा
अभी जो ध्वंस उत्पन्न हुआ है उसका प्रतियोगी घट भी है, घट प्रागभाव भी है। यह ध्वंस घट ध्वंस भी होता है, घट प्रागभाव ध्वंस भी हो जाता है। तो इसीलिए घट प्रागभाव पुनः उत्पन्न नहीं होता। तो हम यही समाधान इधर भी कहेंगे, घट ध्वंस नष्ट हो जाने पर भी वह ध्वंस घट ध्वंसात्मक हो जाता है। दूसरा घट ध्वंस है, ये घट ध्वंस प्रतियोगिक भी है, घट प्रतियोगिक भी है, इसीलिए पुनः घट नहीं आ जाता। घट प्रतियोगिक का अर्थ घट का विरोधी। यह ध्वंस घट का भी विरोधी है, प्राथमिक घट ध्वंस का भी विरोधी है, तो पुनः नहीं आता है घट। प्रतियोगी द्वयं भवितुमर्हति। हाँ, हो सकता है एक अभाव का अनेक प्रतियोगी, हाँ हो सकते हैं। भूतले घटाभावः इत्युक्ते भूतलमेव प्रतियोगी घटमेव प्रतियोगी भवति। हाँ, तत्र अन्यस्य प्रतियोगित्वं न। आप जिस अभाव को लेंगे उसके अनुसार होगा। आप घटो नास्ति ऐसा जब अभाव लेते हैं तो घटक मात्र प्रतियोगिक है, घटपट दोनों नहीं है ऐसा कहेंगे तो दो प्रतियोगिक है एक अभाव। घटपट उभयम नास्ति ऐसा कहेंगे तो वह एक अभाव है, उसमें घटपट दोनों है प्रतियोगी। उसी तरह है यहाँ, किंतु पटाभावस्य पटः प्रतियोगी भवति, घटाभावस्य घटः प्रतियोगी भवति। घटपट उभयाभाव का वो दोनों प्रतियोगी हैं। अभाव प्रतियोगी न भवति, अभाव प्रतियोगी होता है कि नहीं? दोनों है, दोनों का अभाव है ना। नहीं, केवल अभाव केवल उभय अभाव का दोनों है, प्रत्येक अभाव का प्रत्येक प्रतियोगी है। प्रत्येक अभाव और उभयाभाव दोनों अलग है, विशिष्टाभाव अलग है, तो तत्त अभाव के प्रतियोगियों में भेद आ जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न कर रहे हैं, ध्वंस का ध्वंस तभी हो सकता है जब ध्वंस का अधिकरण नष्ट होता है। ध्वंस कपाल में उत्पन्न हुआ घट ध्वंस, जब तक वह कपाल है तब तक तो वहां रहेगा, लेकिन कपाल जब नष्ट हो जाता है तो उस समय इस ध्वंस को ही नष्ट होना है, अन्यथा नहीं। तो हम ऐसा एक स्थल में प्रश्न करेंगे जहां पर ध्वंस का अधिकरण नित्य है, नित्य कोई अधिकरण लेंगे तो उस नित्य का तो पुनः नाश होने वाला नहीं अधिकरण का, तो वहां पर ध्वंस नित्य हो जाएगा। देखिए द्विअणुक का ध्वंस कहाँ उत्पन्न होगा? परमाणु में। यह परमाणु रूप अधिकरण नित्य है, तो इसलिए द्विअणुक ध्वंस का पुनः ध्वंस होने की संभावना नहीं, वो तो नित्य हो जाएगा, है ना। तो ध्वंस यानी कि विनाशी, विनाशी नित्य कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर ध्वंस विनाशी नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसका विनाश कब होगा? जब वह जहां बैठा है वह आधार विनष्ट होगा तभी। अब आधार जहां नित्य है तो वहां ध्वंस नष्ट नहीं हो सकता है। यह गड़बड़ तो है, यह प्रश्न किया। न चैवमपि यत्र ध्वंसाधिकरणं नित्यं तत्र कथं ध्वंस नाशः इति वाच्यम्। ध्वंसाधिकरण जहां नित्य है तो वहां पर ध्वंस का नाश कैसे होगा? आक्षेप इति वाच्यम्। यहाँ वेदांती समाधान करता है, तादृशम् अधिकरणं यदि चैतन्यं व्यतिरिक्तं तदा तस्य नित्यत्वम् असिद्धम्। आप जिस अधिकरण के बारे में बोल रहे हैं वह यदि ब्रह्म से अतिरिक्त है, चैतन्य से भिन्न है, तो ऐसा अधिकरण नित्य नहीं। ब्रह्म को छोड़ करके यहाँ कोई भी नित्य नहीं, तो ऐसा अधिकरण नित्य है ही नहीं। ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य ब्रह्मज्ञान निवर्त्यतायाः वक्ष्यमाणत्वात्, इसलिए नित्य ध्वंसाधिकरण होता नहीं। ये बच्चा अज्ञान के नाश के बाद तभी नित्य होता है। नहीं, आगे दिखे, उस समय तो अज्ञान का नाशाधिकरण चैतन्य हो जाता है, तब होगा। चैतन्य अतिरिक्त अधिकरण यदि है तो वो नित्य नहीं, परमाणु आदि हमारे यहाँ नित्य नहीं है। किंतु जब चैतन्य ही ध्वंसाधिकरण होता है तब वह नित्य होगा,
तो वैसा उसमें जो ध्वंस हुआ वह ध्वंस भी नित्य हो जाएगा, यह आपका आक्षेप हो सकता है। तो उसका हम उत्तर देंगे, यदि च ध्वंसाधिकरणम चैतन्यम तदा असिद्धि आरोपित प्रतियोगिक प्रध्वंसस्य अधिष्ठाने प्रतीयमानस्य अधिकरण मात्रत्वात्। यदि चैतन्य को ध्वंस के अधिकरण के रूप में लेते हैं तो चैतन्य तो वास्तव में ध्वंस प्रतियोगी का अधिकरण नहीं, क्योंकि समस्त प्रपंच चैतन्य में आरोपित है। समस्त प्रपंच आरोप का अधिष्ठान है चैतन्य। इसलिए आरोपित प्रपंच का जो ध्वंस चैतन्य में होता है वह चैतन्य से अतिरिक्त अभाव नहीं है। इसका हम उदाहरण देंगे। सुक्ति में भ्रमवशात एक प्रातिभासिक रजत की उत्पत्ति हुई। प्रातिभासिक रजत वहां उत्पन्न हो गया ना। अब जब भ्रम हट गया, वहां पर सम्यक ज्ञान आ गया, तब उत्पन्न रजत का विनाश होना चाहिए। लेकिन कोई कहता है क्या यहाँ रजत विनाश हो गया था? इस सुक्ति में रजत का विनाश हुआ है? कोई नहीं कहता। क्यों? लेकिन यह हो सकता है किसी घर में कोई एक व्यक्ति रहा, बाद में एक घट रहा, उस घट का नाश हो गया, तो बाद में कहेगा यहाँ एक घट था वो नष्ट हुआ। लेकिन सुक्ति में रजत था भ्रम काल में और अभी नष्ट हो गया है, ऐसा कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वह रजत सुक्ति में आरोपित है, घट के समान नहीं। तो आरोपित का जो विनाश है वह अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं। अधिष्ठान अवशेषो ही नाश कल्पित वस्तुनः। कल्पित वस्तु का जो नाश है वह अधिष्ठान स्वरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं। तो इसीलिए ऐसी प्रतीति नहीं। यहाँ पर रजत नष्ट हुआ है तो कोई नहीं करता। क्यों? वह रजत उसमें आरोपित था और आरोपित का ध्वंस अधिष्ठान स्वरूप हो जाता है। इसलिए प्रपंच ध्वंस का अधिष्ठान है चैतन्य, जो नित्य अधिकरण है। तो नित्य चैतन्य रूप अधिकरण में जो ध्वंस हुआ वह ध्वंस नित्य चैतन्य से अतिरिक्त नहीं, क्योंकि वह कल्पित प्रपंच का ध्वंस है ना। इसीलिए यहाँ वो सुक्ति रूप ध्वंस वाला न्याय आ जाता है। अतः चैतन्य को जब अधिकरण मानते हैं तो वह अधिष्ठान बन जाता है प्रपंच का, और उस समय प्रपंच का ध्वंस चैतन्य से अतिरिक्त होता ही नहीं। तो नैयायिकों पर तो दोष ही आया है। यदि च ध्वंसाधिकरणं चैतन्यं तदा असिद्धिः आरोपित प्रतियोगिक प्रध्वंसस्य अधिष्ठाने प्रतीयमानस्य अधिकरण मात्रत्वात्। वह अधिकरण से अतिरिक्त नहीं, वह केवल अधिकरण मात्र ही है ध्वंस। इसमें प्रमाण दिखा रहे हैं, तदुक्तम अधिष्ठानावशेषो ही नाशः कल्पित वस्तुनः। कल्पित वस्तु का नाश माने शेष जो अधिष्ठान है वही है, उससे अतिरिक्त कोई नाश नहीं। एवं सुक्ति रूप्य विनाशोपि इदम अवच्छिन्न चैतन्यमेव। इसीलिए वो सुक्ति रूप का जो विनाश है वह वहां कोई अलग विनाश नहीं दिखेगा आपको, इदम अवच्छिन्न चैतन्यात्मक है वह। यत्र अधिकरणे, यह हो गया प्रध्वंसा भाव। अब अत्यंता भाव का निरूपण करेंगे। यत्र अधिकरणे यस्य कालत्रयेपि अभावः सः अत्यंता भावः। जिस किसी अधिकरण में किसी वस्तु का कालत्रय में जो अभाव है उसको हम अत्यंताभाव कहेंगे। कालत्रय में अभाव, इसका अर्थ कालत्रय में भी उसका होना आवश्यक नहीं, उस अधिकरण में रहना आवश्यक नहीं, किंतु उसको त्रैकालिक नित्य रहना आवश्यक है, नित्य होना चाहिए, त्रैकालिक होना चाहिए। हम उसका कारण बताएंगे। उदाहरण दे रहे हैं पहले बालकों के लिए। यथा वायु रूपात्यंता भाव। वायु में रूप नहीं है, कालत्रय में
कभी भी नहीं है। तो यह जो अत्यंताभाव है, रूप का अत्यंताभाव वायु में, हाँ अत्यंताभाव नहीं, रूप का अभाव है वही अत्यंताभाव है। किसी अधिकरण में किसी वस्तु का तीनों कालों में न रहना, यह है अत्यंताभाव का लक्षण। अब यह जो अत्यंताभाव है इसको नैयायिक नित्य कहेगा, तो हम तो नित्य नहीं कह पाएंगे, इसलिए कहते हैं सोपि वियदादिवत ध्वंस प्रतियोगी एवं वियदादिवत आकाशात्मक। आकाश की उत्पत्ति है हमारे यहाँ, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, यदि उत्पन्न हुआ तो प्रलय काल में वह नष्ट भी होने वाला है। हाँ, इतना देर तक उसकी स्थिति है, अन्य भूतों की अपेक्षा आकाश अधिक काल स्थायी है, दीर्घजीवी है, इसलिए हम उसको नित्य कहते हैं आपेक्षिक रूप में। तो इस तरह का नित्य है आकाश, उसी तरह का नित्य है यह अत्यंताभाव। ये भी कोई अजरा अमरा ऐसा नहीं। वेदादिवत ध्वंस प्रतियोगी एवं, यहां तीनों कालों में इसका अर्थ क्या है इसका बताना आवश्यक है। देखिए, अभी यह सेलफोन मेरे हाथ में है, अभी है क्या? नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि सेलफोन दूसरी जगह है। उस सेलफोन का अभाव मेरे हाथ में है अभी। ये अभाव कौन सा अभाव है? ये कोई प्रागभाव प्रध्वंसाभाव नहीं, क्योंकि हाथ उसका उपादान कारण नहीं। प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव प्रतियोगी के उपादान कारण में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं। घट का प्रागभाव उसके कपाल अथवा मृतपिंड में हो सकता है, अन्यत्र नहीं। तो हाथ में जो इसका अभाव है, तो यह प्रागभाव अथवा प्रध्वंसाभाव नहीं, तो क्या है? अत्यंताभाव। ये तीसरा अभाव कहना पड़ेगा। देखिए, यदि अत्यंताभाव है तो अब कहाँ गया? वर्तमान हो गया। अब नहीं है अत्यंताभाव, अब आ गया। देखिए क्या मजाक है। जब प्रतियोगी रख देते हैं तो अत्यंताभाव नहीं है, प्रतियोगी हटा अत्यंताभाव है। तो क्या यहाँ अत्यंताभाव प्रतियोगी के आ जाने से विनष्ट होता है और हट जाने से उत्पन्न होता है? ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ा गौरवमय कल्पना है। इसलिए उत्पन्न नहीं होता, हम ऐसा कहेंगे। अत्यंताभाव अभी उत्पन्न होता नहीं, वह तो स्थिर है, लेकिन जब प्रतियोगी का संबंध वहां दिखता है तो उस समय उस अत्यंताभाव का इस हाथ के साथ संबंध नहीं रहता, इसलिए वह नहीं दिखता, इसलिए नहीं दिखता है। ठीक है, तब तो अत्यंताभाव तो कुछ हुआ ही नहीं। अत्यंताभाव अभावात्मक है, लेकिन उसका संबंध न होने से वह हाथ में दिखता नहीं। जब हट जाता है तब तो उसका संबंध है। वो प्रागभाव नहीं है, प्रध्वंसाभाव नहीं है, अत्यंताभाव है, लेकिन अत्यंताभाव संबंधी नहीं, इसलिए नहीं दिखता। जब कब? जब यह है। जब प्रतियोगी है तो जहां प्रतियोगी है वहां अत्यंताभाव दिख नहीं सकता, क्योंकि वह संबद्ध नहीं है। संबद्ध ही दिखता है ना, उसका संबंध उधर उस समय नहीं है। और जब प्रतियोगी हट जाता है तो उसका संबंध है, इसीलिए दिखता है। तो ये कहते हैं अत्यंताभाव का अधिकरण के साथ जो संबंध है वह संबंध उसी समय हो सकता है जब प्रतियोगी की सत्ता नहीं होती। तो प्रतियोगी काल से भिन्न जो काल है, प्रतियोगी जिस काल में रहता है उससे भिन्न जो काल है, जब घटो नास्ति ऐसा प्रतीति होती है, अभाव की प्रतीति हो रही है, तो वही काल, उसी काल में उस अभाव का वहां संबंध है। प्रतियोगी के आ जाने से वह अभाव नष्ट तो नहीं होता, किंतु उसका संबंध उधर नहीं रहता, इसलिए प्रतीत नहीं होता। अभाव वक्तुं शक्यते। यदि प्रतियोगी का संबंध होता है तथा अभाव वहां नहीं है,
अन्यत्र भवति। है अन्यत्र है। अत्यंत अभाव कथं होता है? क्यों? यहाँ है ना, यहाँ अत्यंत अभाव है। एवम् अस्ति। इदानीमत्र प्राग्भावः अपि नास्ति, प्रथमभावः अपि नास्ति, तदा अत्यन्ताभावः। ये अत्यंताभाव ही है। यह अत्यंताभाव है, क्योंकि यह तीनों कालों में रहने वाला अत्यंताभाव है। तीनों कालों में रहने वाला यह अत्यंताभाव है। तीनों कालों में हाथ में रहने वाला हमने ऐसा नहीं बताया। आप इस प्रतियोगी को उदाहरण के रूप में देख लीजिए। अभी सेलफोन हाथ में है, सद्भाव है। अभी सेलफोन हाथ में नहीं है, नहीं है तो क्या सेलफोन नष्ट हो गया? नहीं है, वो तो है, हाथ में नहीं है। हमने इतना ही कहा, हाथ में वह नहीं है, सेलफोन है। उसी तरह जब सेलफोन हाथ में है उस समय इसका अत्यंताभाव हाथ में नहीं है। उसका अत्यंताभाव हाथ में होता नहीं, होता ही नहीं, ऐसी बात नहीं। इसका अत्यंताभाव अभी इस समय यहां नहीं है, वहां तो है अन्यत्र। अब समझ में आ गया? वो अत्यंताभाव नष्ट नहीं हुआ। सेलफोन हाथ में जब है तब विद्यमान है, जब हाथ में नहीं है तो क्या वह नष्ट हो जाता है? स्वरूपतः रहता है, विनष्ट नहीं होता, किंतु हाथ में नहीं है। तो उसी तरह जब सेलफोन इसमें रहता है तो उसका अभाव नष्ट तो नहीं होता, किंतु हाथ में नहीं रहता, उसका अत्यंताभाव। तो अभाव प्रतियोगी जब जहां पर बैठता है उस अधिकरण में रहता नहीं, इसका मतलब वह नष्ट होता है, ये बात नहीं। अत्यंताभाव हम लोगों ने समझा कि कदापि न होना, खपुष्पवत्। हाँ, वो बात नहीं, ये भी है, खपुष्पवत नहीं। वायु रूपा भाव वो भी अत्यंताभाव, वो भी खपुष्प भी मान लीजिए, आकाश में पुष्प का अत्यंताभाव है, वो भी अत्यंताभाव है, ये भी अत्यंताभाव ही है। लेकिन ये भी अत्यंताभाव नित्य ही है, नित्य। किंतु प्रतियोगी जहां जब रहता है उस स्थल में, उस समय में वह रहता नहीं, केवल वही नहीं रहता, अन्यत्र तो रहता ही है। तो इसलिए वह कालत्रय में रहने वाला अत्यंताभाव है, और वह इसीलिए प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव से भिन्न भाव है। यह है अत्यंताभाव। एवञ्च एकस्य वस्तुनः भावः अभावः द्वयमपि समानं वर्तते इति भवति। समान माने एक समय में वहां है, वहां नहीं है। वहां जहां प्रतियोगी है वहां पर अत्यंताभाव नहीं है। सोचना पड़ेगा, चिंतन की अपेक्षा है, चिंतन करने की अपेक्षा है। सेलफोन अभी है, सेलफोन अभी नहीं है, इसका अर्थ सेलफोन हाथ में नहीं है, सेलफोन ही नहीं है ऐसा नहीं, यही ना। तो उसी तरह जब हाथ में सेलफोन है तब उसका अभाव हाथ में नहीं है, अभाव ही नहीं है ऐसा नहीं, अभाव अन्यत्र है, उसका अभाव वही एक ही अभाव है, अत्यंताभाव। तो हाथ में वह नहीं है, उसका संबंध नहीं। सेलफोन अब है क्या हाथ में? सेलफोन है कि नहीं? सेलफोन है, हाथ में नहीं है, क्योंकि उसका संबंध नहीं है हाथ। किंतु टेबल पर, हाँ टेबल में है, दूसरी जगह है, हाँ उसका स्वरूप तो है, नष्ट नहीं हुआ है। तदेव तत् अत्यंताभाव। इसी तरह इसका जो अत्यंताभाव है, देखिए इसका अत्यंताभाव मेरे हाथ में है, टेबल में है, यहाँ है, वहां है, पूरे संसार भर में है। अत्यंताभाव ये नहीं है ना, यही पर एक जगह है, बाकी सभी अधिकरणों में इसका अभाव ही है, कहीं अन्यत्र है क्या? यह है नहीं। लेकिन जब एक अधिकरण में यह संबद्ध हो जाता है तो वहां पर सद्भाव है, संभाव है, अभाव है, वह अभाव अब यहाँ है, यहाँ उसका संबंध नहीं, उस अभाव का। जहां पर पहले था वहां पर उस अभाव का संबंध हो गया, अब यहाँ अभाव है।
पहले सेलफोन का अभाव इस हाथ में नहीं था, इस हाथ में था, लेकिन जब इस हाथ में सेलफोन आ गया तो उसका अभाव इस हाथ में आ गया। आ गया का मतलब क्या है, उसका संबंध उधर हुआ। अभाव कोई नया उत्पन्न हुआ यह बात नहीं। ठीक है, चिंतन करेंगे। क्यों खरपुष्प का ही वो उदाहरण रूढ़ हो गया है, इसीलिए गड़बड़ है। तदेव खलु एकस्य वस्तुनः भावः अभावः उभयं समानं वर्तते इति भाति। ये अत्र अस्ति तस्य भावः तत्र नास्ति। एवञ्च एकस्य वस्तुनः सत्ता असत्ता कथं वक्तुं शक्यते? ऐसा ही व्यवहार है, यहाँ है तो वहां नहीं, जहाँ है उससे अतिरिक्त भगवान इदानीं अत्र सन्ति गृहे न सन्ति। हाँ, अस्ति नास्ति वा? हाँ तो क्या हुआ? एवञ्च अहम् अस्मि वा न वा? हाँ अस्ति, भवान अस्ति, भवतः अभावः अपि अस्ति, भवान अत्र अस्ति, भवतः अभावः अन्यत्र अस्ति। मम सत्त्वमपि अस्ति, मम असत्त्वमपि अस्ति। अन्यत्र अन्यत्र, अत्र सत्त्वम् अन्यत्र असत्त्वम्। इसमें क्या आश्चर्य है? आप घर में नहीं हैं अभी, घर में है क्या? घर में नहीं, तो वह अभाव ही है। तो वो क्या, कौन सा अभाव है? प्राग भाव, प्रथम सा अभाव नहीं। वो अत्यंत अभाव इसलिए है क्योंकि वह नित्य है। यह अभाव उत्पन्न और विनष्ट नहीं होता आपके सामने। आकाश के समान वेदांती के मत में प्रारंभ में जगत सर्ग आदि में वह उत्पन्न हुआ होगा, छोड़िए उसको। हमारे सामने तो ऐसा अभाव उत्पन्न अथवा नष्ट होता नहीं, तो इसलिए हमारी दृष्टि में वह नित्य है। जैसे प्रागभाव का अंत दिख रहा है, प्रध्वंसा भाव का आदि उत्पत्ति दिखता है, तो इस तरह इस अभाव का आदि और अंत, आदि अथवा अंत ये तो भी नहीं है। इसलिए इसको हम शाश्वत अभाव कहेंगे। यदा अत्यंत अभाव का संबंध होता है प्रतियोगी का, प्रतियोगी हट जाता है तो अत्यंत अभाव का संबंध आ जाएगा। इदानीं संबंध होता है तदेव आरंभ। ये उसकी उत्पत्ति। अब सेलफोन का इस अधिकरण में संबंध हुआ तो ये तो सेलफोन की उत्पत्ति नहीं, दोनों विद्यमान सेलफोन का ही यहाँ संबंध हुआ। तो उसी तरह किंतु अत्यंत अभाव का उत्पत्ति नहीं, नहीं, वो भी विद्यमान था। विद्यमान अत्यंत भाव का वहां संबंध मात्र हुआ उस अधिकरण में। किंचित आगतम। ठीक है, अभी इतना करते हैं, अपना अद्यवाद